हेलो गाइस, दिस इज नरेंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आप अपने करियर में क्या करना है इसे आपने डिसाइड कर लिया होगा। हो सकता है कि आप एसएससी की तरफ मूव करने के लिए सोचा हो, या फिर बैंक की तरफ मूव करना सोचा हो, या फिर अगर आपका एस्पिरेशंस ज़्यादा ऊंचा है तो आप यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी ऐसे ही कुछ एग्ज़ाम करना की तैयारी करने के लिए सोचे होंगे। अगर आपका एस्पिरेशन थोड़े से लो लेवल का होगा तो आप एमटीएस की तैयारी करने की बात सोच रखे होंगे, या फिर कोई जनरल कंपटीशन की। तो सोच तो आपका है, आप सोच सकते हैं, और सोचने के लिए आप फ्री भी हैं। आपके इस सोच को प्रभावित कौन कौन को लोग करता है? तो आपके इस सोच को प्रभावित करता है आपका, पहले तो फैमिली के मेंबर्स लोग होते हैं, दूसरे होते हैं आपके रिलेटिव्स, तीसरे होते हैं पेरेंट्स, फिर आपका सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो होता है वो होता है आपका मित्र, आपका सीनियर। और मैं देवघर बीएससी के डायरेक्टर होने के नाते अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूं कि अनेक लोग आते हैं मेरे पास में और अपनी अपनी बातें बताते हैं। उसके आधार पर मुझे यही समझ में आता है कि देवघर में 95% स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो गए होते हैं या होने होने को होते हैं, तो वो अपना करियर पाथ का जो प्रायोरिटी लिस्ट में आता है वो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में एसएससी आता है। पता नहीं कहाँ से ये बात समझ में आ गई है कि एसएससी इज ईजीएस्ट एग्ज़ाम टू क्लियर इन डिफाइंड टाइम। ये किसने कहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा तो अनुभव यही कहता है और बच्चों से ही फीडबैक मिलता है कि एसएससी एक एग्ज़ाम करने में करीब करीब 2 साल का टाइम लगा लेता है। और अगर किसी टीयर 1 या टीयर 2 में किसी कारण से फेल हो गए तो फर्दर सेकंड अटेम्प्ट लीजिए, और फिर 1.5-2 साल और, तो 3-4 साल का समय आपका चला जाता है। और होता क्या है, आप अगर एसएससी क्लियर ही कर लेते हैं, मान लें कि आपने सब कुछ ठीक ठाक किया, बहुत मेहनत किया और आपका क्लियर हो गया, तो आपको कितना सैलरी मिलेगा? 45,000 से 55,000 के बीच में, कुछ ऐसे ही। मैं राउंड अबाउट फिगर बता रहा हूँ। और बाकी के तो और भी कम ही होते हैं। अगर आप एमटीएस निकालते हैं तो एमटीएस क्या है? एमटीएस जो है उसकी नौकरी जब मिलेगी तो आप क्या बनिएगा? प्यून बनिएगा, हवलदार बनिएगा, गेटमैन बनिएगा, वॉचमैन बनिएगा। हैं? आपको लगता है कि आपको प्यून बनना चाहिए? क्या भगवान ने आपको इतना लो लेवल का बनाया है? तो आप अपने को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर लिया है कि हम बनेंगे तो प्यून बनेंगे, हम बनेंगे तो चपरासी बनेंगे, हम बनेंगे तो हवलदार बनेंगे, हम बनेंगे तो वॉचमैन बनेंगे। तो फिर आईएएस कौन बनेगा? फिर बैंकर कौन बनेगा? फिर इंस्पेक्टर कौन बनेगा? तो आप अपने को इतना अंडरमाइन क्यों कर रखे हैं? क्या लगता है कि आप में पोटेंशियल की कमी है? कौन कहा है कि आप में पोटेंशियल की कमी है? जो कह रहा है वो आपको सही से जज नहीं किया है। आप में एक्सट्रीम पोटेंशियल है। आप 20-25 के एज के होते हैं, इसी बीच के स्टूडेंट तो तैयारी करते हैं। तो इस एज में तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है। तो आपको किसने कह दिया कि आप एमटीएस करो? अगर आप एमटीएस करिएगा तो आप अपने लाइफ के लो लेवल पर रहिएगा। एक एमटीएस का क्या है, कितना कमा लेगा वो, और क्या क्या कर लेगा? क्या वो अपने जीवन में कुछ ऊंची उड़ान का सोच सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जरा सी इसको जज करिएगा। मैं ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जज करिएगा कि एमटीएस के लिए जो आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसका अल्टीमेट अगर आप बन ही जाएंगे तो क्या बनेंगे? एक ऑफिस में जो लो लेवल का, जो सबसे लोएस्ट लेवल का जो एम्प्लॉय होते हैं, वो एमटीएस के थ्रू जाता है। क्या आपका दिन इतना खराब है? अभी से ही सोच लिया कि मुझे कुछ नहीं होना है? आपसे सब कुछ हो सकता है। आप अपना थिंकिंग को अपग्रेड करिए, और जिसने आपको गाइड किया है ज़रा उससे पूछिए कि भैया, या जो भी आप का रिलेशन है, कि एमटीएस बन के मेरा होना क्या है, मेरे लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाला है, ज़रा सोचिएगा। अगली बात करता हूँ। अगर आप एसएससी की बात करते हैं, एसएससी में क्या होना है? एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाइएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाइएगा, दूसरे दूसरे इसी लेवल के जॉब में जाइएगा। सैलरी आपको मैंने अभी जस्ट कोट करके बता दिया। क्या क्या कर लीजिएगा? 50-55 हज़ार अगर कमाएंगे भी तो क्या हो जाएगा इसमें, इतनी महंगाई में? आप सोच सकते हैं। लेकिन आप, पता नहीं कहाँ से किसने आपके दिमाग में ये दिया है कि करो तो एसएससी करो, करो तो एसएससी करो। क्या होगा एसएससी करके? क्या क्या चीज़ कर लीजिएगा आप? बस एक साधारण सा जिंदगी। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी पोटेंशियल है। ये जो आपके दिमाग में डाला गया है कि एसएससी इज़ द बेस्ट एग्जाम एंड यू कैन डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ एसएससी, आप
एकदम से इल्यूजन में हैं, भ्रम में हैं। ज़रा सोचिए, समझिए, पता करिए कि क्या-क्या इसका रियलिटी है। किसी के कहने पर मत जाइए। कई बार मैं जानता हूँ, मुझे सुनने में मिलता है कि आपके सीनियर, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके पेरेंट्स आपको अंडरमाइन करते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपके पोटेंशियल को सही से जज नहीं करते। और इसीलिए आपका जो स्टेमिना है, आपको जो भगवान ने नेचुरल कैपेसिटी दी है, आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन नहीं कर पाते हैं। और फिर जो है सो जैसे-तैसे ज़िंदगी तो सबकी गुज़र जाती है, आपकी भी गुज़र जाएगी। तो आप अपने अंदर का जो छिपा हुआ ताकत है, एनर्जी है, उसको पहचानिए और अकॉर्डिंगली एक्ट करिए। ये आपके लिए नहीं बना है, आपके लिए भी बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ है, जो आप कर सकते हैं। आप किसी के सजेशन में मत जाइए, अपना सोचिए कि आप में कितना स्टेमिना है। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को देखिए कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में क्या है फाइनेंशियल स्टेटस। अगर वो सपोर्ट करने के की स्थिति में है, तो आप ऊँची उड़ान का सपना देखिए। अगर आप कार खरीदने की बात सोचेंगे तो आप उसी के लिए काम करेंगे। अगर आप साइकिल खरीदने की बात सोचेंगे तो आपका जीवन साइकिल से ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर आप तार पर चढ़ेंगे तो तार पर चढ़ जाएंगे। अगर आप एक झाड़ी पर चढ़िएगा, मिर्च के पेड़ पर चढ़ने का सोचिएगा तो उससे ज़्यादा ऊंचा नहीं जा पाइएगा। अपने को अंडर एस्टिमेट मत करिए, अंडरमाइन मत करिए। ये मेरा सजेशन है। नेक्स्ट मैं आता हूँ बैंक पर। अगर आप बैंक की तैयारी करना चाहते हैं तो 7-8 महीने में, 10 महीने में आप पीओ बन सकते हैं, क्योंकि 1 साल में बैंक 10 एग्ज़ाम के आसपास ज़रूर ले लेता है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी, जीआईसी, 10-12 एग्ज़ाम तो ज़रूर हो जाता है। तो आप चाहें तो आप उस तरह ट्राई कर सकते हैं। और मुझे सुनने में आता है स्टूडेंट्स के कि बता दिया गया है कि एसएससी में अंग्रेजी जो है सो बहुत आसान होता है और बैंक में बहुत टफ होता है, इतना टफ होता है। अरे भाई, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूँ कि एसएससी का इंग्लिश से बैंक का इंग्लिश आसान है, वॉल्यूम बहुत कम है। बैंक के बारे में आपको मैं क्या बताऊँ? 30 नंबर का पीटी, 35 नंबर का मेंस, 40 नंबर का मेंस, बस इतना ही है। और अगर आप एसएससी से तुलना करेंगे तो वॉल्यूम देख लीजिए ना, पढ़ लीजिए। कितने साइनो पढ़ना है, कितने एंटर पढ़ना है, कितना फॉरेन वर्ड्स पढ़ना है, कितना इडियम्स पढ़ना है, कितना फ्रेजेस पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है, एरर्स डिटेक्शन करना है। कहाँ से आपको ये मिसकंसेप्शन दिया है? किसने मिसकंसेप्शन दिया है? ज़रा उससे बात करिएगा कि क्या रियली इतना डिफ़िकल्ट है? क्या कि बैंक नहीं किया जा सकता है और एसएससी बहुत एकदम बस किया और तुरंत हो गया? एकदम ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ, आप इसको देखिए और जज करिए। और मैं देवघर से बात कर रहा हूँ, आप चाहें तो हमसे फेस टू फेस आकर के मिलिए और सामने से बातचीत करिए और समझने का प्रयास करिए और फिर डिसीजन ले। डिसीजन तो आप ही को लेना है, मुझे थोड़े डिसीजन लेना है, डिसीजन तो आप ही को लेना है। आप आपका करियर है, आपकी ज़िंदगी है, आप उसके बारे में सोचिए और समझिए और फिर जो है डिसीजन लीजिए। किसी के बात में नहीं आना है, अपने पोटेंशियल को नापिए। मैं कई बार देखता हूँ कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं एडमिशन की इंक्वायरी के लिए और उन्हें जब डिटेल बताता हूँ, तो उनका 2 तरह का थिंकिंग आता है कि बैंकिंग में इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है, फीस भी ज़्यादा है। एसएससी में तो 4-5 महीने में जो है सो पढ़ कर के हम एसएससी कर लेंगे। अरे 4-5 महीने में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, 4-5 महीने में आप और 4-500 रुपए में इतना आसान है क्या? इतना आसान होता तो सभी लोग कर लेते। एक बात समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स का थ्योरी है मनी बिगेट्स मनी। अगर आप एकदम से जो हार्ड कॉपी है मीन्स की बुक्स, मैगज़ीन्स या जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जो प्रिंटेड होते हैं, उनके जगह पर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन एकदम से ऑलमोस्ट नो प्राइस पर मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है 150-200 रुपये में, उससे कंपटीशन निकलने वाला है। यही तो है जो आपको एल्योर करता है कि चलो चलते हैं, 400-500 रुपया खर्चा कर लेंगे और नौकरी मिल जाएगी। 3-4 साल समय बीत जाएगा और तब आपको समझ में आएगा कि आपने जो पैसा बचाया था उससे नई साइकिल नहीं बनेगी। और अगर आप ऊंची उड़ान उड़ते तो आप कार खरीद सकते थे, महंगी महंगी कार खरीद सकते थे। अगर आप पीओ बनते तो आपकी सैलरी 90,000 होती। आप अगर एसएससी बनेंगे, एमटीएस बनेंगे तो 50,000 30,000 की नौकरी करके ज़िंदगी घसीट घसीट के जी लीजिएगा। सोच लीजिए आपको क्या करना है। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ के पेरेंट्स भी 2 तरह के हैं। एक पेरेंट्स वो हैं जो आपको डुअलिटी में रखते हैं। डुअलिटी का मतलब क्या कि जाओ 4 घंटे पढ़ लो कहीं पर, फिर आ जाओ मेरे बिजनेस में। ऐसे थोड़े होता है पढ़ाई। ये पढ़ाई करने का तरीका थोड़े है
कि आप 2 चीज़ कर लीजिएगा और हो जाएगा। बहुत कम एक्सेप्शन मिलेगा ऐसा कि बिज़नेस भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत कम है। ऐसा नहीं है, ये जनरल रूल नहीं है। आपको कहीं न कहीं एक जगह करना पड़ेगा काम, या तो आप पढ़िए या बिज़नेस करिए, दोनों में से एक चीज़ चूज़ कर लीजिए। और किसी के बात में कहने पर कि नहीं भाई हम दोनों कर लेंगे, तीनों कर लेंगे, तो अनेक काम है, कर लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा कि आप 4 काम कर रहे हैं और चारों में इक्वली सफल हो गए। कहीं न कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे दिस साइड रहिए, चाहे दैट साइड रहिए। ऐसा नहीं होता है कि कोई यूपीएससी क्लिक करने के जा रहा है तो वो एक फैक्ट्री भी चला रहा है और यूपीएससी भी कर रहा है, नहीं होगा। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली जो है सो आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, मुश्किल है, क्योंकि दोनों का लेवल अलग है, दोनों का सिलेबस अलग है, दोनों का क्वेश्चन का लेवल अलग है। हैं? तो आप कैसे कर लीजिएगा? कई बार मैं देखता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ क्या कर रहे हो, तो जो मिलता है वही कर लेते हैं। कभी जीडी का फॉर्म भर लेते हैं, तो कभी रेलवे का फॉर्म भर लेते हैं, कभी बैंक का भर लेते हैं, कभी एसएससी का भर लेते हैं, मन होता है तो यूपीएससी का भी डाल देते हैं। भाई क्या है ये, सब्जी मंडी है कि जो मिला वही खरीद लिए और समय पास हो जाएंगे? ये भ्रम है। आप एक टारगेट करिए तभी सफल होइएगा, अनेक टारगेट करिएगा तो किसी में सफल नहीं होइएगा। ये एक्सपीरियंस कहता है। मैं आपको बहुत अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं आपको कुछ हर्ट करना चाहता, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आपको इनलाइटन करना चाहता हूँ। आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक बात यह भी मैंने देखा है कि जब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो आप इतना कहेंगे कि मेरा तो इकोनॉमिक कंडीशन इतना ख़राब है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब उन्हें पटना जाने की बात होती है, दिल्ली जाने की बात होती है, तो 10-20 लाख रुपए तुरंत मैनेज हो जाता है। मतलब देवघर क्या है, एकदम से ख़त्म जगह है, जैसा कि मुझे सुनने में आता है। लोग बोलते हैं कि देवघर में कुछ स्पेंड करो मत, देवघर में खर्चा मत करो, देवघर एकदम से ख़त्म जगह है, पढ़ाई लिखाई के मामले में बिग जीरो है। मैं आपको बता दूं, बीएससी इंस्टीट्यूशन जो है इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन आता है बैंकिंग में, 1993 से ये लगातार सर्विस किया जा रहा है और अनेक लोग पीओज और क्लर्क्स पैदा किए हैं। इस भ्रम में मत रहिए कि बीएससी से बेहतर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है। हमारे सभी जूनियर हैं। 1993 से किसका एग्जिस्टेंस है, मैं नाम किसी का अदर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ज़रा सा गूगल करके देखिएगा कि जो जो दिमाग में आपका आता है वो कब से शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया, या अभी भी कर रहा है तो क्या कर रहा है। और बीएससी का देख लीजिएगा ज़रा सा गूगल करके कि ये कब से है। ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ज़रा समझिए इस चीज़ को कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेंटल लेवल को अप करिए, समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपके शहर में, देवघर में, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग फील्ड्स है। आप उससे तैयारी करिए। और यहाँ मेरा रिजल्ट इस इंस्टीट्यूशन का, देवघर की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ब्राइट रहा है। मैंने अनेक पीओ पैदा किए हैं। इस साल भी कई लोग हमारे यहाँ से पीओ बने हैं, कई लोग क्लर्क बने हैं। मैं कोई पुरानी डाटा आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, इस साल का डाटा शेयर कर रहा हूँ। 10-5 दिन, 1 महीने 2 महीने का डाटा शेयर कर रहा हूँ। तो आप देवघर को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि यहाँ पे कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है। आप शायद पता नहीं किए होंगे। और इसीलिए मैं तो देखता हूँ, किसी से पूछता हूँ तो हाँ मैं गार्जियन हूँ, तो अपने बच्चों को पटना भेज रहा हूँ। पटना में क्या है, ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है क्या, कि गए और तुरंत 4-6 महीना में ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अगर ऐसा होता तो सभी पटना चले आते और सभी ज्वाइनिंग लेटर के आते। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर 100 बच्चे जा रहे हैं पटना तो बमुश्किल से 1 या 2 सफल होते हैं, बाकी 98 बैरंग वापस आते हैं और फिर अपने पेरेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ काम करने लगते हैं। यही स्थिति है, ये हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो पेरेंट्स भी इसके लिए हम, मेरे नज़र में रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनको अगर देवघर में आने की बात होगी, देवघर में पढ़ाई की बात होगी, तो कहें नहीं देवघर में तो पढ़ाई होती ही नहीं, यहाँ पे तो कोई टीचर ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। पटना में कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ लोग नहीं पढ़ा रहा है, केवल भ्रम पैदा किया गया है। रिजल्ट्स कितना है, प्रपोर्शन देखिए ना उठा करके, तब पता लगेगा कि रिजल्ट कितना। और जिस एक्सपेक्टेशन से यहाँ के गार्जियंस भेजते हैं, एकदम खुलेआम और खुले दिल से वहाँ पे पैसा खर्च करने की स्थिति में होते हैं, यहाँ के लिए लगता है कि बस कुछ मत करो, पेन भी मत खरीदो, पेंसिल मत खरीदो, बुक्स मत खरीदो, मैगजीन्स मत खरीदो, यहाँ बेकार है। गजब बात है। मैंने कितना एग्जाम्पल देखा है। कई लोग तो अपने बच्चों को नीट करने के लिए भेजा और नीट में कुछ नहीं हुआ, 10-12-15 लाख खर्च हो गया, अब फिर आकर के कुछ और करने लगे, ग्रेजुएशन कराया, बीएड करने लगे। तो मैं किस किस का नाम लूं?
इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि आप मेरी बातों को अदरवाइज़ ना लें। आप एक बार चाहें तो आप हमसे फिज़िकली मिलें, सामने में आकर के बात करें। अगर मेरी बात समझ में आए तो आप डिसीज़न लीजिए, अदरवाइज़ आप फ्री हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पैसा आपका खर्च होना है, एनर्जी आपका खर्च होना है, समय आपका खर्च होना है, मेरा कुछ नहीं जाना है। मैं तो केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि एट देवघर देयर इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यू शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी फॉर योर वर्ड्स एंड फॉर द स्टूडेंट हिमसेल्फ और देमसेल्व्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ, अपनी बात को कंक्लूड कर रहा हूँ। आप ज़रूर सोचिए, विचारिए और फिर आप डिसीज़न लीजिए। यू आर फ्री टू टेक एनी डिसीज़न ऑफ योर चॉइस। Thank you very much. Have a nice day.